interested in electromagnetic forces, and tension force is one of the example of electromagnetic forces. तो टेंशन फोर्स के बारे में हम लोग अभी यहाँ पे इस लेक्चर्स में समझेंगे। टेंशन फोर्स एक्चुअली में होता क्या है कि टेंशन फोर्स जो होता है वो हमेशा स्ट्रिंग्स में होता है। किस में होता है? रस्सी, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं स्ट्रिंग। जैसे आपने देखा होगा स्ट्रिंग कैसा होता है, जो रियल लाइफ में जो रस्सियाँ होती है वो कैसी होती है, इस तरह से स्ट्रिंग्स मतलब कि रस्सी। अब टेंशन फोर्स एक्चुअली में अगर उसको डिफाइन किया जाए तो आप लिख सकते हो इट इज़ एन इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। एक टेंशन फोर्स है क्या चीज़? तो इट इज़ एन इंटरमॉलिकुलर फोर्स, intermolecular force which comes into picture when the strings are stretched। जब कोई रस्सी को स्ट्रेच किया जाता है। अब स्ट्रेच करने का मतलब जैसे एक लूज़, पहले तो आप कंसीडर करिए कि जैसे लूज़ है, ये क्या है? रोप है, स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग क्या है? तो ये स्ट्रिंग लूज़ है। तो क्या इस स्ट्रिंग्स में टेंशन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा? तो नेचुरली नहीं कर रहा होगा, क्योंकि टेंशन फोर्स कब एग्जिस्ट करता है? व्हेन द स्ट्रिंग्स इज बीइंग स्ट्रेच्ड। जब स्ट्रिंग्स में एक को जब स्ट्रेच किया जाता है, मतलब स्ट्रेच का मतलब क्या होता है कि जब आप इधर की ओर एक फोर्स लगेगा और इधर की ओर एक फोर्स लगेगा तो क्या होगा कि इस जो स्लैकनेस है रस्सी में वो क्या होगा? वो सीधा होता चला जाएगा और फिर जा कर के ये रस्सी कैसा हो जाएगा? तो जैसे यही इसी रस्सी को हम बना रहे हैं स्ट्रेट, ये हो गया स्ट्रेट, ठीक है। और इधर की ओर एक फोर्स लग रहा है F, इधर की ओर एक फोर्स लग रहा है F, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तब इस रस्सी में एक तनाव पैदा हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स, ठीक है। ये रस्सी है सेम, जो ये रोप था, यहाँ पे क्या था? ये लूज स्ट्रिंग था। तो लूज स्ट्रिंग में स्लैकनेस थी, तो उस समय आपका टेंशन फोर्स पिक्चर में नहीं था। लेकिन जब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जब उसको लगा तो इसमें एक टेंशन फोर्स प्रोड्यूस हुआ, जो क्या होता है, जैसे इस डायरेक्शन में बात करेंगे टेंशन फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा, और इस डायरेक्शन में बात करेंगे तो टेंशन फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा, जिसको बोलते हैं टेंशन फोर्स, ठीक है। अब ये जो टेंशन फोर्स है वो क्या है? इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस है। तो वो पिक्चर में क्यों आया? व्हाई इट्स कम्स इनटू द पिक्चर? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अब देखिए ये मेरा सीलिंग है, ओके, एक मेरा सीलिंग है, ठीक है। और इस सीलिंग के साथ सपोज करिए कि आपने एक रोप अटैच कर रखा है, एक स्ट्रिंग अटैच कर रखा है। यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है? ये स्ट्रिंग टाइट है, मतलब बंधा हुआ है, और इस स्ट्रिंग के सहारे जो है सो एक मास, यहाँ पे एक मास m लगा हुआ है, ठीक है। हेयर दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m यहाँ पे लगा हुआ है, और ये क्या है? स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मेरा सवाल है कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मैं सपोज करिए इस पॉइंट पे क्या टेंशन क्या होगा? इस पॉइंट पे टेंशन कहाँ से पिक्चर में आया? मतलब टेंशन होगा क्या? क्योंकि आप देख रहे हैं एक इंच बंधा हुआ है, मतलब कि ये जो छत है, जो सीलिंग है, ये रोप को ऊपर की ओर खींच रही होगी, और दूसरा एंड मास जो इसके साथ यहाँ पे टाइड है, इस पॉइंट पे ये मास बंधा हुआ है, और मास पे एक ग्रेविटेशनल पुल जो है नीचे की ओर पृथ्वी की तरफ खींच रहा होगा इसको mg फोर्सेस से। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें दोनों तरफ से फोर्सेस लग रही है, तो इसमें एक टेंशन फोर्स प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो ये टेंशन फोर्स का डायरेक्शंस क्या होगा? तो टेंशन फोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है? अवे फ्रॉम द टाइड एंड होता है, या अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। मतलब कि जैसे यहाँ पे रस्सी बंधा हुआ है मास के साथ, तो यहाँ इस पॉइंट पर सपोज की टेंशन किधर का डायरेक्शन? इधर होगा। टेंशन फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी? इधर की ओर, ऊपर की ओर होगी। और ये पॉइंट बना हुआ है तो अवे फ्रॉम द टाइड एंड, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इधर की ओर टेंशन फोर्स T लग रही होगी। तो टेंशन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द टाइड एंड, ये पहली बात आप जान लीजिए। टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट away from the tide end, away from
द टाइड इंड और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये जो एग्जाम्पल है, अभी तो फिलहाल मेरा कंसर्न है कि भैया किसी आर्बिट्री पॉइंट पे, जैसे ये ए पॉइंट पे टेंशन फोर्स क्या होगी, ठीक है। अगर इस स्ट्रिंग को एक क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया जाए ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा कि अगर आप देखिए तो इसको मैं बनाऊंगा कि ये हो गया मेरा एक पार्ट, ठीक है, ये हो गया एक क्रॉस सेक्शन, और दूसरा क्रॉस सेक्शन नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, ये यहाँ पे मास m लगा हुआ जिसको नीचे mg फोर्स से पृथ्वी खींच रही है, यही ना पॉइंट ए है। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल व्यू में दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि इस पॉइंट ए पे वर्चुअली क्या हो रहा है कि स्ट्रिंग दो हिस्सों में बट जा रहा है। मतलब ये एक हो गया लोअर पार्ट, दिस इज़ द लोअर पार्ट, अगर आप कहें तो आप कह सकते हो कि दिस इज़ द लोअर पार्ट, ठीक है, लोअर पार्ट, और ये जो है ये क्या है, अपर पार्ट है, ठीक है, अपर पार्ट है। तो अब हो क्या रहा है कि ये जो आपका लोअर पार्ट है, मतलब ये जो हिस्सा है स्ट्रिंग का, ये हिस्सा क्या कर रहा है, ऊपर वाले पार्ट को नीचे की ओर पुल कर रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है, ठीक है। और ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कर रहा है, तो ये जो नीचे वाले पार्ट को ये क्या कर रहा है, ऊपर की ओर खींच रहा है, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से क्या होगा, ये जो फोर्सेस होंगे जो कि मतलब लोअर पार्ट अपर पार्ट पे एग्जर्ट कर रहा है और अपर पार्ट लोअर पार्ट पे एग्जर्ट कर रहा है, वो क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा एंड अपोजिट इन डायरेक्शंस होगा एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये जो टेंशन फोर्स ए पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा, एक तो इट इज अ कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या होगा कि टेंशन फोर्स एट एन आर्बिट्री मतलब अभी मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट ए ले लिया है, ठीक है, एक आर्बिट्रली डिसाइड किया है कि ये जोड़ी नहीं कि इसी लोकेशन पे, ये एक पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो टेंशन फोर्स एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट ए ऑफ द स्ट्रिंग इज द, क्या होगा, इज द कॉमन, जो होगा इज क्या होगा कि जो कॉमन फोर्स होगा, मतलब दोनों, एक लोअर पार्ट क्या कर रहा है, अपर पार्ट को नीचे की ओर पुल कर रहा है, अपर पार्ट लोअर पार्ट को ऊपर की ओर पुल कर रहा है। तो टेंशन फोर्स एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट ए ऑफ द स्ट्रिंग इज द कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स exerted by one part of the string on other part। मतलब कि अगर नीचे वाला पार्ट जो है, ये अगर ऊपर वाले पार्ट को नीचे की ओर टी मतलब 10 से 4 से नीचे की ओर कर रहा है, तो ऊपर वाला पार्ट भी इसको टी से ऊपर की ओर खींच रहा है। तो इसी का एक क्या होगा, कॉमन मैग्नीट्यूड, मतलब टी इज अ टेंशन फोर्स हो जाता है। तो टेंशन फोर्स क्यों पिक्चर में आया वो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो क्रॉस सेक्शनल पॉइंट ए पे क्या होता है कि इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पिक्चर में आता है, जो मतलब यहाँ इस पॉइंट ए पे जो है, और ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स का जो कॉमन मैग्नीट्यूड होता है वही टेंशन फोर्स कहलाता है। तो जो बात यहाँ पे समझने की ये है कि क्या टेंशन फोर्स इसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है या स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, पहली बात। दूसरी बात, इस मास, स्ट्रिंग के मास को लेकर के। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अगर ये स्ट्रिंग मासलेस है, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है, मतलब कि स्ट्रिंग का अपना कोई मास नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस पॉइंट पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे जो लोअर पार्ट अपर पार्ट पे एग्जर्ट करता है, तो वहाँ पे जो आएगा वही फोर्स इस पॉइंट पे भी आएगा और वही फोर्स इस पॉइंट पे भी आएगा, क्योंकि नीचे खींचने के लिए जो है एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो है mg फोर्स, ठीक है। स्ट्रिंग तो मासलेस है, तो किस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं टेंशन, उससे इस पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़, उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा है नीचे खिंचाव पे जो है सो। इसीलिए आप कह सकते हैं कि इन मासलेस स्ट्रिंग क्या होगा, टेंशन एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग
and is having same magnitude at all the point, magnitude at all the point। ठीक है, हर पॉइंट पे जो टेंशन फोर्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा और हर पॉइंट पे उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ टी टेंशन टी है तो इसका मतलब यहाँ जो है सो कोई दूसरा टेंशन है, वहाँ भी टी होगा। या आप देख रहे हैं यहाँ अगर टेंशन टी है तो यहाँ भी टी होगा, यहाँ भी टी होगा, हर जगह टी होगा, क्योंकि ये मासलेस स्ट्रिंग। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि सपोज करिए कि ये रहा, ये अब ग्राउंड है, इस पर आपका एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, और इस बॉक्स का मास मान लीजिए m है और आपका ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, दिस इज़ अ स्ट्रिंग, दिस इज़ अ स्ट्रिंग। और इस स्ट्रिंग को आपका एक ऑब्जर्वर ऐसे ले लीजिए, ठीक है, और ये रहा इसका हाथ, ओके, और ये ऐसा, ठीक है, और इस पर क्या कर रहा है, एफ फोर्स इधर की ओर अप्लाई कर रहा है, खींच रहा है इसको। ही इज पुलिंग, मतलब क्या, मैन इज पुलिंग ए बॉक्स ऑफ मास m विथ एन स्ट्रिंग। दिस इज क्या, दिस इज एन स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग। तो अगर ये स्ट्रिंग अगर आपका मासलेस है, इसका मतलब कि यहाँ टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, अगर आप इसको एक लाइन से रिप्रेजेंट करें तो दिस इज सिंपली अ लाइन, दिस इज सिंपली ए लाइन। तो इस पॉइंट पे जो टेंशन का डायरेक्शन या यहाँ पे जो टेंशन होगा सारा टेंशन सेम होगा, और टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, जैसे ये पॉइंट टाइड इन है तो इसको क्या होगा, अपोजिट, मतलब टेंशन का डायरेक्शन इधर होगा। इस पॉइंट पे टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पे टेंशन डायरेक्शन ये होगा। फिर यहाँ पे टेंशन डायरेक्शन क्या होगा, तो सेम मैग्नीट्यूड सेम होगा, टी 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 टी, ठीक है। तो ये हुआ कि मासलेस स्ट्रिंग का केस, या यहाँ पे मासलेस स्ट्रिंग का केस हुआ। लेकिन अगर स्ट्रिंग मासलेस नहीं है, स्ट्रिंग का अपना एक वजन है, एक वेट है, उस केसेस में टेंशन स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगी। उसको आप ऐसे समझें कि सपोज करिए कि ये रहा आपका सीलिंग, ठीक है, दिस इज अ सीलिंग। आपने एक रस्सी यहाँ टांग दिया, ये रस्सी है, और ये रस्सी कहीं ना कहीं आपके एक मास m से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये मास m से जुड़ा हुआ है। अब आपके पास एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि आप इस पॉइंट पे टेंशन निकालिए, और साथ में एक पॉइंट आपको दे दिया गया a, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंशन निकाल, दो पॉइंट पे आपको टेंशन निकालने हैं, और क्या दिया हुआ है, गिवन दैट द मास ऑफ स्ट्रिंग, mass of string below the point A is स्मॉल m, मतलब इस छोटे से हिस्से का मास आपको स्मॉल m दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो जब यहाँ की बात कर रहा है, इस पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक ऊपर की ओर लगेगा, अपोजिट फ्रॉम द टाइड एंड। और इस वेट mg को कोई ना कोई पृथ्वी जो है सो mg फोर्स से नीचे की ओर खींच रही होगी। दिस इज द mg फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन दिस मास m। तो अगर आप देखें अब ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, ठीक है, दिस इज ए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कोई मूवमेंट नहीं है। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या, नेट फोर्स बराबर है, मतलब जो टेंशन T ऊपर लग रहा है, ठीक है, आप लिख सकते हो कि टेंशन T इज इक्वल टू मास m इंटू जी। तो आपने निकाला कि इस पॉइंट पर टेंशन T mg हो गया। लेकिन आपसे एक सवाल दूसरा पूछा जा रहा है कि अब बताइए इस पॉइंट पर टेंशन क्या होगा। तो इस केसेस में अगर आप बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम जो बोलते हैं, जिसपे कि मतलब अपर पार्ट के द्वारा लोअर पार्ट पे लगा हुआ जो फोर्स है वही टेंशन है। तो जैसे आप देखिए, हम इस पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं। तो हमारा सपोज करिए इस सिस्टम का मास कितना हो गया, इस सिस्टम का मास हो गया m प्लस इसका मास m, स्मॉल मास। तो ये क्या हो गया, नीचे की ओर क्या फोर्स लग रहा है इस पर, तो m प्लस स्मॉल मास m और इंटू जी। और इसको कौन बैलेंस कर रखा है, ऊपर टेंशन फोर्स T लगेगा, T प्राइम, तो ऊपर लगा टेंशन फोर्स T प्राइम। तो अब अगर आप लिखेंगे टेंशन फोर्स T प्राइम इज इक्वल टू क्या चीज़, तो m प्लस m इंटू जी। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जब स्ट्रिंग एक मास, स्ट्रिंग का अपना एक जब मास हो जाता है, तो आप देखिए इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट टाइड है, वहाँ पे आपको टेंशन का मैग्नीट्यूड mg है,
और जैसे जैसे आप ऊपर उठिएगा वैसे वैसे क्या होगा, टी एम इसमें ऐड होता जाएगा, तो उसका टेंशन का वैल्यू बढ़ता जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम होगा, और मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, ठीक है, मैक्सिमम एट दिस पॉइंट कब, व्हेन द स्ट्रिंग हैज़ अ मास, व्हेन द स्ट्रिंग हैज़ अ मास। तो जब आपके रस्सी का, आपके स्ट्रिंग का एक वजन होगा तो पूरे स्ट्रिंग के दौरान आपका टेंशन सेम नहीं होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड वैरी करेगा। कब होगा, मिनिमम होगा एट द पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड। जैसे यह इस पॉइंट पे आप देखेंगे यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मिनिमम इसलिए क्योंकि अभी इस स्ट्रिंग को बैलेंस करने के लिए केवल इस वेट को बैलेंस करना है, और इस पॉइंट पे क्या होगा कि इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, तो यहाँ पे जो टेंशन फोर्स है उसको इसका वजन और साथ में रस्सी का वजन और साथ में इस बॉडी के मास के वजन को भी बैलेंस करना है। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम टेंशन होगा, मैक्सिमम टेंशन होगा, इस पॉइंट पे मिनिमम टेंशन होगा। तो मैं ये सोच सकता हूँ कि थोड़ा बहुत जो मैं मतलब बताना चाह रहा था टेंशन फोर्स के बारे में वो यहाँ है। अब हम लोग थोड़ा एक स्टेप अपने कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि टेंशन फोर्सेस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है जो कि एक स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है, और उसका जो डायरेक्शंस होता है उसको भी आप ऐड कर लीजिए कि टेंशन फोर्स का डायरेक्शंस क्या होता है, डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग, इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग कहने का मतलब कि जो टेंशन फोर्स इस स्ट्रिंग में पैदा होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग के अलोंग ही होगा। ऐसा नहीं है कि हम बोले टेंशन फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये टी का डायरेक्शन हो जाएगा टेंशन फोर्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है। टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग ही टेंशन फोर्स प्रोड्यूस करेगा जो है सो। तो हमने देखा कि टेंशन फोर्स एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है जो पिक्चर में आता है जब स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं। हमने ये देखा कि स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस टेंशन फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी ये निर्भर करती है कि स्ट्रिंग मासलेस है या मासलेस नहीं है। अगर आपका स्ट्रिंग मासलेस स्ट्रिंग है तो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगी, जो मैंने यहाँ और इस एग्जांपल से बताने की कोशिश की। अगर स्ट्रिंग की अपनी एक मास है तो स्ट्रिंग का जो टेंशन फोर्स होगा वो क्या होगा, वेरिएबल मैग्नीट्यूड का होगा। मैक्सिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम होगा एट दिस एंड एंड मिनिमम एट द टाइड एंड वेयर द ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड। ठीक है, नाउ वी विल एक्सटेंड आवर कंसेप्ट फर्दर। ठीक है, अब हम लोग जरा सा एक आध केस को लेकर के डिस्कस करते हैं। जैसे समझिए कि ये आपके पास एक केस है, ठीक है, यहाँ और ऐसे, और ये आपका एक पुली कनेक्टेड है, और इस पुली से आपका एक मास यहाँ पे, ये मास m, मान लीजिए ये m1 है, और इसके साथ ये मास m2 कनेक्टेड है। ठीक है, m2 कनेक्टेड है, ये m1 है। इस केस में अगर आप देखिए कि आपका जो स्ट्रिंग है वो क्या है, मासलेस है। ठीक है, स्ट्रिंग इज मासलेस। पहला केस फर्स्ट क्या है, स्ट्रिंग इज मासलेस स्ट्रिंग है। दूसरा केस क्या है कि स्ट्रिंग फ्रिक्शनल लेस है, स्ट्रिंग इज फ्रिक्शनल लेस है, मतलब कि कोई जहाँ भी स्ट्रिंग किसी भी पॉइंट पे टच करेगा किसी अदर ऑब्जेक्ट को तो उस पॉइंट पे फ्रिक्शन के एग्जिस्ट करने की गुंजाइश नहीं है। स्ट्रिंग फ्रिक्शनल लेस है, स्ट्रिंग मासलेस है। तो अब बताइए कि इस केस में, ये जो केस है इसमें टेंशन का डायरेक्शंस क्या होगा और टेंशन क्या होगी। तो आप पहली बात जान लीजिए कि मासलेस स्ट्रिंग और फ्रिक्शनल लेस स्ट्रिंग, तो ये जो पुली है, ये पुली पे इसके थ्रू ये स्ट्रिंग गया। ठीक है,
तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जब फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगा तो सिंपली क्या होगा कि ये जो आपका पुली है वो रोटेट नहीं करेगा, सिर्फ स्लाइड करेगा, स्ट्रिंग स्लाइड करेगा। स्ट्रिंग इसकी पुली को रोटेट कराने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। फ्रिक्शन लगेगी तभी तो रोटेशन होगा। तो टेंशन क्या होगा, अवे फ्रॉम द टाइड एंड, उसका डायरेक्शन मतलब इस पॉइंट पे टेंशन की डायरेक्शन यहाँ, और इस पॉइंट पे यहाँ। अवे फ्रॉम, जहाँ भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या टाइड एंड है उससे दूर यहाँ पे, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द टाइड एंड यहाँ, और यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे, तो यहाँ। दूसरी बात आप देखिए कि स्ट्रिंग मासलेस है, ठीक है, और मासलेस है, और जब यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल है ही नहीं तो जो टेंशन यहाँ प्रोड्यूस होगा वही टेंशन यहाँ रेप्लिकेट होगा। तो और दूसरा चीज़ मासलेस स्ट्रिंग है, तो मासलेस स्ट्रिंग है तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम, यहाँ टी तो यहाँ भी टेंशन टी। और चूंकि इस स्ट्रिंग में यहाँ इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे क्या है, नो फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, नो फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे जब कोई फ्रिक्शन फोर्स है नहीं तो यहाँ टी, फिर यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी, सेम टेंशन फोर्स आपके पूरे रोप के दौरान एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। केस 1 का आपने देखा, जरा केस 2 देखते हैं। मेरा केस 2 क्या है, इसके केस में क्या है कि स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग इज मासलेस, और दूसरा है फ्रिक्शनल, स्ट्रिंग इज हैविंग फ्रिक्शनल, मासलेस तो है बट फ्रिक्शनल है, मतलब फ्रिक्शनल मतलब कहाँ, जहाँ वो किसी और ऑब्जेक्ट को टच करेगा तो वो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को प्रोड्यूस करेगा, तो टेंशन फोर्स जो है सो उस पॉइंट से आगे की ओर चेंज कर जाएगी। मतलब अगर आप इसी केस को फिर से एक पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करें तो ये लीजिए आपका, ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका पुली, बना लीजिए। ये पुली थोड़ा सा जो है ना सो इसमें वेरिएशन आ जाएगा बिकॉज इट इज़ बीइंग कैजुअली क्रिएटेड। ये हो गया आपका मास m2, और ये हो गया आपका मास, सॉरी ये m1 हो गया, ये हो गया आपका मास m2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका फ्रिक्शन होगा, क्यों, फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही फ्रिक्शन हुआ तो यहाँ पे एक फोर्स आ गया, मतलब अब इस यहाँ से यहाँ के बीच में जो टेंशन होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में और यहाँ से यहाँ के बीच में, ये दो टेंशन्स बदल जाएंगी सेम इस केसेस की तरह। अब इसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी। दूसरा चीज़ ये दे रखा है कि स्ट्रिंग इज़ अ मासलेस स्ट्रिंग। मासलेस स्ट्रिंग मतलब क्या होगा कि हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, तो मतलब अब डायरेक्शन तो वही होगा। डायरेक्शन का कंसेप्ट क्या है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अवे फ्रॉम द टाइड इन। तो जैसे ये देखिए, यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, इधर की ओर, और यहाँ पे इधर की ओर, ठीक है। यहाँ टेंशन का सेम स्ट्रिंग, यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही टेंशन होगा, टी और यहाँ पे टी। अब देखिए यहाँ फ्रिक्शन फोर्स आ गया पिक्चर में, तो ये टेंशन फिर यहाँ इस पार्ट में कंटिन्यू नहीं करेगा। अब यहाँ पे भी इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर, ये हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा T2। मतलब आप देख रहे हैं कि टेंशन फोर्सेस चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर फ्रिक्शन आने लगा, इसीलिए स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स बदल गया। यहाँ पे क्या हो गया, T2, इसको T1 कर लीजिए, ठीक है। तो टेंशन फोर्स क्या हो गया, टेंशन फोर्स चेंजेस। देखो सेम स्ट्रिंग, नो फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट, तो टेंशन फोर्स थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम होगा। डायरेक्शन आप देख लिए। यहाँ पे बीच में फ्रिक्शन फोर्स आ गया पुली और रोप के बीच में, इसीलिए क्या हो गया, टू स्ट्रिंग का कंसेप्ट आ गया। इसलिए यहाँ और मासलेस स्ट्रिंग है, मतलब यहाँ पे अलग सेम टेंशन, यहाँ भी सेम टेंशन, बस मैग्नीट्यूड क्या हो गया, यहाँ का मैग्नीट्यूड यहाँ के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ गया इस फ्रिक्शन के आने की वजह से। अगर ये आपका स्ट्रिंग फ्रिक्शनल लेस होता तो यहाँ पुली के पास कोई फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस होता, तो यही वाला केस यहाँ अप्लाई हो जाता। अब हम लोग कह रहे हैं कि स्ट्रिंग में क्या मास है, केस 3 को देखिए, द स्ट्रिंग इज हैविंग अ मास, स्ट्रिंग इज हैविंग मास। अगर रस्सी का अपना एक वेट है, एक वजन है, तो मास वाले स्ट्रिंग में क्या होगा, तो मास वाले स्ट्रिंग में होगा कि ये रहा आपका केस, ऐसा, ठीक है, और ये
ऐसा पुली, ये हो गया M1 और ये हो गया M2, ठीक है। ठीक है, अब क्या है कि स्ट्रिंग इज हैविंग अ मास। अब अगर स्ट्रिंग में मास है तो सबसे पहली बात, यहाँ जो टेंशन फोर्स का डायरेक्शन, पहले डायरेक्शन तो वही होगा, मास से डायरेक्शंस का लेना देना नहीं है। इसकी डायरेक्शन ऊपर, इस पॉइंट पे इधर की ओर होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अपोजिट डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन इधर, इधर डायरेक्शन इधर, ठीक है। स्ट्रिंग के पास क्या है, मास है, मतलब मास वाले स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन अलग, मतलब यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन T2। अब अगर ये जो मेरा है ये क्या है, इस मास तो है, लेकिन अगर ये फ्रिक्शनल लेस, मतलब कहने का मतलब T1 T2 हो गया, और यहाँ पे फ्रिक्शन है, क्या है, यहाँ पे मेरा फ्रिक्शन भी है, तो ये फिर इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा T3, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा T4। तो टेंशन जो है सो हर पॉइंट पे हमारा अलग अलग है, और वो किस पे निर्भर कर रहा है, तो वो निर्भर कर रहा है कि फ्रिक्शन है और स्ट्रिंग हैविंग अ मास है या स्ट्रिंग मासलेस है। एक चीज़ और जान लेनी चाहिए कि जैसे ही फ्रिक्शन है, अगर पुली और आपके रोप स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन है तो क्या होगा कि ये पुली रोटेट करेगा। इस केसेस में नो फ्रिक्शन, तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग स्लाइड ओवर द पुली, स्लाइड, पुली को रोटेट नहीं करेगा, स्लाइड करेगा, मतलब घिसेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो पुली है वो रोटेट करेगा जब स्ट्रिंग नीचे की ओर आएगी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, ठीक है।